नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के लगभग एक साल के सारे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अभी आगामी सीजीपीएससी के एग्ज़ाम होना है, व्यापम के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो चुनाव हुआ है, अगर क्रम की बात करें तो चुनाव के आधार या फिर निर्वाचन के आधार पर अगर हम क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ये पांचवा क्रम है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था श्री अजीत जोगी जी को, तो वे निर्वाचित मतलब उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनको क्या किया गया था, उनको नियुक्त किया गया था। तो इस आधार पे देखें कि चुनाव हुआ उस आधार पे तो क्रम पांचवा, लेकिन कार्यकाल के आधार पर देखें तो ये छठवां क्रम हो जाता है। तो ये कुछ एक दो फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे चुनाव के और प्रमुख पहलुओं की। जैसे चुनाव की घोषणा की गई थी वो 9 अक्टूबर 2023 को किया गया था। अब जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है उस दिन से भी आपको क्या याद रखना है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता लग जाने के बाद क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास पावर आ जाता है और नए जो घोषणा होने हैं, जैसे कोई भी सरकार जो है नई योजनाएं नई घोषणाएं नहीं कर पाते, बहुत सारे उनके हाथ बंध जाते। तो आदर्श आचार संहिता लागू कब हुआ ऐसा पूछा जाए तो अभी 9 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। अब ये जो चुनाव के बारे में घोषणा कौन करता है, केंद्र सरकार करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ये घोषणा किया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनाव कब हुआ, तो चुनाव छत्तीसगढ़ में 2 चरण में हुआ, ठीक है। प्रथम चरण में जो छत्तीसगढ़ के जो साउथ वाला एरिया है ना, उसमें चुनाव संपन्न कराया गया। और दूसरे चरण में जो बाकी के क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव कराया गया। उसको मैं आपको पूरा मैपिंग करके भी दिखाऊंगा, याद आसानी से रखवा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कब कब चुनाव कराया गया। तो चुनाव की तिथि आसान है, 7 और 17, ठीक है। 7 के सामने एक और लगा देना। 7 नवंबर प्रथम चरण और 17 नवंबर दूसरा चरण। तो ये चुनाव की तिथि 2 चरण में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। अगर छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट है ऐसा पूछा जाए तो 90 विधानसभा सीट है। इसमें अगर हम देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र मतलब एसटी का है 29, एससी का है आपका 10 और अनरिजर्व्ड अनारक्षित है आपका 51, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए। प्रथम चरण में 20 सीट का चुनाव संपन्न हुआ और दूसरे चरण में 70 सीट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कितने सीट हैं, 90। तो प्रथम चरण में 70 सीट का चुनाव हुआ और 20 सीट का, और दूसरे चरण में 70 सीट का चुनाव संपन्न हुआ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो मतदान केंद्र भी अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है। कुल मतदान केंद्र, इसके अलावा संगवारी मतदान केंद्र, इसके अलावा आदर्श मतदान केंद्र, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल कुल मतदान केंद्र आपका 24,109 ये कुल मतदान केंद्र बनाए गए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संगवारी मतदान केंद्र है इसकी संख्या 900। कैसे याद रखेंगे, कुल 90 सीट है तो प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 10, प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, तो ये 900 हो गया। उसी तरीके से आदर्श मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए 5, ठीक है। तो 90 गुणित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450। तो आदर्श मतदान केंद्र आपका बनाया गया 450। अलग से भी पूछा जा सकता है कि नहीं कि प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो 5। प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो 10। इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए दिव्यांगजन एवं यूथ मतदान केंद्र बनाया गया था 1। इस तरीके से 90 गुणित 1 कितना होगा, ये इसका संख्या भी आपका 90 हो जाएगा। और एक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 1501 मतदान केंद्र की अधिकतम मतदाताओं की संख्या हो सकती है। इस हिसाब से सबसे छोटा मतदान केंद्र अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे सेराडांड। और ये कहाँ पर है, भरतपुर सोनहट में, जो आपका सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो सेराडांड है सबसे छोटा मतदान केंद्र, मात्र ये
यहाँ पर सिर्फ 5 मतदाता थे और सभी ने यहाँ पर अपना मतदान किया। ये कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। अब तिथियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजपत्रित अधिसूचना जारी का जो दिनांक है, प्रथम चरण का कब होना है, द्वितीय चरण का चुनाव कब होना है, यहाँ पर 13 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरली मतदान का दिनांक अगर पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण कब हुआ, द्वितीय चरण का चुनाव कब हुआ। तो प्रथम चरण मैंने आपको बता दिया 7 और दूसरे का याद रखना 17 और मतगणना 3 दिसंबर को मतगणना हुआ। तो इस स्लाइड में जितना मैंने आपको बताया, हाईलाइट करवाया, वो महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला स्लाइड में हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रथम चरण का कुल 20 सीट में चुनाव संपन्न हुआ 7 नवंबर को। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पूरा बस्तर संभाग है, प्रथम चरण की मैं बात करूँ ना, जो पूरा बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग में चाहे आपका कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, ये सभी जिले है ना। इसके अलावा दुर्ग संभाग का ये वाला रीजन जिसमें आपका कबीरधाम आता है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आता है, राजनांदगांव, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन में हैं, पहले चरण में चुनाव संपन्न किए गए छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा सीट के लिए। इसके अलावा बाकी का जो चुनाव संपन्न हुआ वो दूसरे चरण में 17 नवंबर को संपन्न हुआ, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया को फोकस किया गया, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग के 20 विधानसभा सीट को प्रथम चरण के लिए 7 नवंबर को चुनाव हुआ, चयन किया गया था, ठीक है। तथा सेठ 70 सीट के लिए 17 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम संबंधी घोषणा की गई थी। तो चुनाव की घोषणा किसने किया था, मुख्य आयुक्त कौन थे भारत के, तो श्री राजीव कुमार, ये आपको याद रखना ये है ना। और यहाँ पे अगर आप 20 जो प्रथम चरण के सीट देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने स्लाइड में अटैच कर दिया, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 70 तक और 71 से लेकर 90 तक, 71 से लेकर 90 तक का जो सीट है वो प्रथम चरण में संपन्न हुआ, ये जो 20 सीट है ना। जैसे कि 71 में देखें अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, ऐसे लेकर पंडरिया तक। तो 71 से लेकर 90 तक का जो प्रथम चरण में संपन्न हुआ है ना, 7 नवंबर को। अब इस बार जो वोट हुआ तो इस बार नारा भी दिया गया, नारा को भी आपको ध्यान में रखना है, वोट देबर ए बार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी। इस बार के वोट का ये नारा था, ठीक है। शुभंकर चुनाई चिरे, यहाँ पर आप देखेंगे ये है चुनाई चिरे, तो चुनाई चिरे शुभंकर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो चुनाव हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में उसको चुनाई बोल दिया गया है, तो चिरे का मतलब चिड़िया होता है, तो चुनाई चिरे आसान है, ये जो है चुनाई चिरे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब गंगाले, ठीक, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि कुल मतदाता इस बार कितने थे, तो कुल मतदाता कितना होगा, 2,03,93,160। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जिसको हम पढ़ लेते हैं, अगर रेयर केस में पूछ दिया गया तो आपको ध्यान में रहेगा। जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उसको आप ध्यान में रखना, जैसे कि कुल मतदाता का प्रतिशत, ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कलर भी किया हुआ है ना। तो कुल मतदाता का जो प्रतिशत है आपको ध्यान में रखना है 76.31%। अब चूंकि 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें कुल मतदाता प्रतिशत मतलब 100 में से कितने लोगों ने मतदान किया है ना, द्वितीय चरण में 100 में से कितने लोगों ने मतदान किया। तो इस तरीके से मतदाता प्रतिशत निकाला जाता है। तो कुल मतदाता प्रतिशत ओवरऑल इसी की पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, 76.31%। प्रथम चरण में 78% और द्वितीय चरण में 75.88%। मतदाताओं में प्रतिशत वृद्धि मतलब जो पिछले बार चुनाव हुआ था और अब चुनाव हुआ, तो पिछले बार की कंपेयर में अगर हम अब का चुनाव देखें तो कितने प्रतिशत मतदाताओं में वृद्धि देखी गई, तो मतदाताओं में प्रतिशत वृद्धि 9.5%। सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाले विधानसभा क्षेत्र, अगर ये देखिए सबसे अधिक मतदाता प्रतिशत 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो क्षेत्र के हिसाब से और दूसरा जिला वाइज भी अगर पूछा जाए तो जिला वाइज भी हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे अधिक मतदाता
प्रतिशत वाले विधानसभा क्षेत्र कुरुद में 90.17% मतदान हुआ है। ठीक, और सबसे कम मतदान प्रतिशत वाला विधानसभा क्षेत्र बीजापुर। तो कुरुद कहाँ पर है? कुरुद है आपका धमतरी पर। ऐसे मैपिंग आप कर लेना है ना, धमतरी कुरुद। ठीक, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत देखा गया विधानसभा ये क्षेत्र कुरुद में, कितना? 90.17। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बना लीजिएगा मैपिंग वर्क करके। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीजापुर में देखें तो जो बीजापुर है यहाँ पर देखेंगे तो सबसे कम बीजापुर में है ना, तो सबसे कम बीजापुर में 48.37%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना। उसके बाद अगर हम देखेंगे जिलानुसार, तो जिलानुसार सबसे ज़्यादा कौन से जिले में मतदान का प्रतिशत हुआ और सबसे कम कौन से में, तो इसी से याद रख लेना कुरुद कौन से जिले में है? धमतरी। तो धमतरी में सबसे ज़्यादा 86.65% और सबसे कम इसी से याद रख लेना बीजापुर से, बीजापुर में 48.37%। तो विधानसभा क्षेत्र और जिला के कारण जो है प्रतिशत में आपको थोड़ा चेंज दिख सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा है और ये पूरा धमतरी जिला की बात कर रहा है ना। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी आप ध्यान रख लें कि कुल 90 सीटों में से 50 विधानसभा सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक रहा, मतलब ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर वोट दिए पुरुषों के कंपेयर में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना, जैसे इको ग्रीन मतदाता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो चिरगांव कांकेर, ऐसे लिख लेना। यहाँ पर कांकेर बना लेना, चिरगांव लिख देना, ये आपका कांकेर, और यहाँ पर लिख देना, क्या लिख देना? आप पे लिख देना कि इको ग्रीन मतदाता केंद्र कांकेर पे बनाया गया। ठीक, फिर अगला है रेनबो मतदान केंद्र। तो रेनबो मतदान केंद्र क्या है? ट्रांसजेंडरों के जागरूकता के लिए। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर है इनको मतदान की जागरूकता करने के लिए, मतदान संबंधी चीज़ों की जागरूकता के लिए रेनबो मतदान केंद्र बनाया गया। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि रेनबो मतदान केंद्र किन के लिए बनाया गया? ट्रांसजेंडरों के लिए। दूसरा कि रेनबो मतदान केंद्र कहाँ पर बनाया गया? तो पखांजूर, ये भी आपका कहाँ है पर है? कांकेर। तो ये दोनों फैक्ट कांकेर से रिलेटेड है। रेनबो वाला पखांजूर याद रख लेना और इको ग्रीन चिरगांव याद रख लेना। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए निर्वाचित अधिकतम व्यय, मतलब एक जो प्रतिनिधि है वो 40 लाख से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता। निर्वाचन किस में हुआ? तो निर्वाचन हुआ ईवीएम मशीन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक होता है वीवीपैट। वीवीपैट का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए तो वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये आपका वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है। अब ये वीवीपैट क्या है मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये ईवीएम हो गया। तो अगर आप किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव देंगे, इसके सामने वाला बटन दबाएंगे तो कन्फर्मेशन के लिए वीवीपैट में आपको कन्फर्मेशन दिखेगा कि आपने सही तरीके से जो बटन दबाया कि नहीं दबाया, जिसको मतदान दिए वो दिया कि नहीं। यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन ये डिस्प्ले में दिख जाएगा, यही होता है वीवीपैट। ठीक, चुनाव में कितने पार्टियों को शामिल किया गया? तो कुल 9 पार्टी चुनाव में शामिल हुए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो केवल 3 पार्टी के ही प्रतिनिधि जीतकर सामने आए। जमानत राशि 10,000 रुपये, ये अनारक्षित लोगों के लिए, और 5,000 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए जमानत राशि रखी गई। जमानत राशि क्या होता है? अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इतना जमानत राशि आपको देना होगा। मतगणना 3 दिसंबर 2023 को। अब हम देखेंगे कि चुनाव का परिणाम कैसे यहाँ पर आपको याद रखना है या फिर क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कुल 90 सीट है। अब बहुमत यहाँ पर चाहिए, 90 का आधा कितना होता है? 45, और बहुमत तब हो जाता है जब आधा से ज़्यादा हो, मतलब 46। अगर कोई भी पार्टी 46 सीट ले आता है तो उसकी सरकार बन जाएगी, वो बहुमत हो जाएगा। तो हमको चाहिए था 46। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का भी सरकार बना है, तो यहाँ पर इन लोगों ने कितना सीट जीता? 54। बीजेपी ने 54 सीट जीता। कांग्रेस ने कितना जीता? 35। कांग्रेस ने 35। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1, कितना? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1। तो ये जो सिर्फ 3 पार्टी हैं
कांग्रेस, बीजेपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, यही लोग जो है विधायक बने। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई क्योंकि इसका बहुमत टोटल 54, ये याद रखना है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की 54, कांग्रेस का 35 और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रतिनिधि जो जीते वो उनका नाम याद रखेंगे, तुलेश्वर मरकाम, और पाली तानाखार क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र से ये जीते, जो कि कोरबा के अंतर्गत आता है। निर्वाचित महिलाओं की संख्या, कुल महिलाओं अभी जितने लोगों ने, जितने ऐसे प्रतिनिधि जो महिलाएं थे जिन्होंने जीता, तो अभी निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 19। महिला विधायकों की संख्या भी पूछा जाए तो याद रख लेना 19। 19 में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 11, तो 11 + 8 इस तरीके से 19 महिला विधायक अभी वर्तमान में हैं। विधानसभा के सभी सदस्यों की जो सूची है, अगर आपको देखना होगा तो पीडीएफ में मैंने ये जो लिंक डाला है, यहाँ पर आपको सभी की सूची दिख जाएंगे। एक बार यहाँ पर जाकर देखते हैं। चलिए इसको ट्राई करता हूँ, अगर नेट यहाँ पे सही से चल रहा होगा। ये जो लिंक है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेट का दिक्कत है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं खुल पा रहा है, ठीक। तो ये मैं आपको ये जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन पे क्लासेस लिए होंगे, या फिर अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है, सिंपली आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और जो टोटल 90 विधायक है उसके बारे में आप जान सकते हैं। हालांकि ये नहीं पूछा जाता, बहुत कम ही ऐसा पूछा जाएगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी के नाम, ऐसा पूछा जा सकता है ना, सबसे ज़्यादा अंतर से कौन जीता, सबसे कम अंतर से कौन जीता, ये सब पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक मत पाने वाले प्रत्याशी का नाम विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, इनको बनाया गया, ठीक। क्या नाम याद रखना है आपको? विजय शर्मा। इनको सबसे ज़्यादा मत मिला, कितना मत? 1,44,297 कवर्धा किए, ठीक। सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी ब्रिज मोहन अग्रवाल, विधानसभा क्षेत्र इनका रायपुर दक्षिण, और 67,719 मतों से ये विजयी हुए। मतलब मतों का अंतर, ये सबसे ज़्यादा अंतर से ब्रिज मोहन अग्रवाल ने जीता। और सबसे कम अंतर से कौन जीते? आशाराम नेताम, सिर्फ 16 मतों से ये विजय हुए कांकेर विधानसभा क्षेत्र से, ठीक। सबसे अधिक आयु के विजित प्रत्याशी, तो सबसे अधिक आयु के विजित प्रत्याशी है डोमन लाल कोटसेवाड़ा, अहिवारा के 75 वर्ष। और सबसे कम आयु के विजित प्रत्याशी कविता प्राण लहरे, बिलेगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मात्र 30 वर्ष के हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया था? तो प्रोटेम स्पीकर का नाम याद रखेंगे, राम विचार नेताम। जो नवगठित विधानसभा के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, प्रोटेम स्पीकर उन सबको शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर किनको बनाया गया? राम विचार नेताम। छत्तीसगढ़ी में शपथ लेने वाले पहले प्रोटेम स्पीकर है ये, और इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। राम विचार नेताम कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को शपथ किन्होंने दिलाया? तो शपथ इनको जो छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, इन्होंने दिलवाया, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्यपाल का नाम भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा दिन शपथ लिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राम विचार नेताम का विधानसभा क्षेत्र चाहो तो आप ध्यान में रख लेंगे, रामानुजगंज। अब यहाँ पर हम देख लेंगे उप मुख्यमंत्री। 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अरुण साव और विजय शर्मा। किनको किनको? विजय शर्मा और अरुण साव, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है, मतलब एक तो आपका जो बहुमत वाला पार्टी हो गया, उसके अलावा जो बहुमत वाला पार्टी के अलावा जो सबसे बड़ा पार्टी होता है ना, अपोजिशन, उसका जो प्रमुख नेता होता है उसको हम कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो चरणदास महंत जी को बनाया गया, चरणदास जी महंत नेता प्रतिपक्ष, ठीक। 6वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कब चालू हुआ? तो 19 से 21 दिसंबर में ये चालू हुआ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किनको बनाया गया, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बनाया गया। तो विष्णुदेव साय जी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख लेते हैं, हालांकि इसको अलग से मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पूरा नाम विष्णुदेव साय जी, इनके पिताजी का नाम है श्री राम प्रसाद साय जी, माता जी का नाम श्रीमती जशमनी देवी, और इनका जन्म हुआ 21 फरवरी 1964। जन्म स्थान पूछा जा सकता है, जन्म स्थान ग्राम बगिया जो कि जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। इनके जन्म स्थान को एक बार आप देख लेंगे, याद रखेंगे कि जसपुर जिले के अंतर्गत आता है, कांसा बेल क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बगिया। ठीक है, तो जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा। इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो 1989 से ही इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शुरू होती है। अपने गांव बगिया के पहली बार पंच बने थे ये 1989। उसके एक साल बाद ही सरपंच बन गए निर्विरोध 1990 में ग्राम पंचायत बगिया की। अब विधायक पहली बार कब बने ऐसा पूछा जा सकता है, तो 1990 में ही विधायक बने और लगातार 1990 से 98 तक ये विधायक बने रहे। कौन से क्षेत्र से? तपकरा क्षेत्र से विधायक ये बने रहे। उस समय तपकरा क्षेत्र मध्य प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत आता था, क्योंकि 1990-98 में तो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना। तो तपकरा क्षेत्र मध्य प्रदेश विधानसभा 1990 पहली बार विधायक बने, ये याद रख लीजिएगा। 1999 में ये सांसद बने, 13वीं लोकसभा क्षेत्र के सांसद, 13वीं लोकसभा में ये सांसद बने। क्षेत्र कौन सा? आपका रायगढ़। उसके बाद 2006 में भारतीय जनता पार्टी का इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2011 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, 2020-22 में फिर से ये प्रदेश अध्यक्ष बने। दिसंबर 2023 में ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीते? कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता। ठीक, तो इनके बारे में ये सब कुछ आपको याद रख लेना है। साय जी 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वे राज्य के पहले निर्वाचित, कह सकते हैं निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अजीत जोगी जी जो भी है आदिवासी नेता के तौर पे जाने जाते थे। हालांकि उनका जो मामला है वो हाई कोर्ट में अभी भी चल ही रहा है कि वो आदिवासी है या नहीं है। तो यहाँ पर उनको तो खैर नियुक्त किया गया था, निर्वाचित के तौर पे अगर आप देखेंगे तो पहले राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे? विष्णुदेव साय जी ही होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्रम, जो विष्णुदेव साय जी का क्रम है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के क्रम के हिसाब से तो 6वें हो गए। क्यों? पहले बने थे अजीत जोगी 2002 से लेकर 3 के मध्य। फिर आपके डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार थे, 2003 से लेकर 18 तक लगातार 3 बार। तो क्रम 1 और 3 4 ऐसी हो गया। 5वां क्रम आ जाता है आपका भूपेश बघेल जी का, भूपेश बघेल जी आपके अगर आप देखेंगे तो 3 और 1 चौथे क्रम में आ गए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5वें क्रम में श्री विष्णुदेव साय जी आ जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये 5वें क्रम में हो गए और ये 6वें क्रम में ये आ जाते हैं। ठीक, तो एक ये हो गए पहला, फिर 3 बार ये रहे, फिर 1 बार ये रहे, तो 1 3 4 ये 5वें क्रम में ये आ गए। अब इनका जो क्रम होगा वो 6वां हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत हिसाब से देखें तो पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, मतलब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, द्वितीय मुख्यमंत्री, तृतीय मुख्यमंत्री और ये व्यक्तिगत हिसाब से चतुर्थ मुख्यमंत्री। तो विष्णुदेव साय जी का क्रम याद रखेंगे, 6वां सीरीज के हिसाब से और व्यक्तिगत के हिसाब से 4था क्रम। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मंत्री परिषद, मतलब छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के जो विभाग है, कौन कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला पूछा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे एक फैक्ट और कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जनरली 15%, जितना भी सीट है उसका 15% मंत्रियों की संख्या निकल के आती है। तो यहाँ पर मंत्रियों की संख्या जो है अधिकतम 13 हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को कौन कौन से विभाग सौंपे गए। तो इनको सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन विभाग, इसके अलावा
अन्य ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं होते वो बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको चले जाता है। सामान्य प्रशासन बाय डिफॉल्ट जो मुख्यमंत्री होता है उनको चले जाता है। तो इस तरीके से कौन कौन सी विभाग विष्णुदेव साय जी के पास है वो आप ध्यान में रखिएगा। अगला है डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के विभाग देख लीजिए। तो इनको लोक निर्माण विभाग महत्वपूर्ण है, कम से कम जो विभाग महत्वपूर्ण है उसको तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन, ये सारे जो विभाग है डिप्टी सीएम अरुण साहू जी को मिला। उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा, इनको गृह और जेल इंपॉर्टेंट है ना। पंचायत और ग्रामीण विकास इंपॉर्टेंट है। तकनीकी शिक्षा और रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विभाग डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी को दिया गया है। उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल, इनको स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति, ये सारे विभाग जो है बृजमोहन अग्रवाल जी को दिया गया। अगला है राम विचार नेताम, ठीक है। इनको हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में राम विचार नेताम के बारे में कि इनको बनाया गया। तो इनको कौन कौन से विभाग मिले? आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, और कृषि विकास और किसान कल्याण। तो इनको क्या प्रोटीन स्पीकर बनाया गया था, ठीक। अगला है दयालबंद बघेल। तो दयालबंद बघेल को कौन सा विभाग दिया गया? खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण। फिर केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन, तो वन मंत्री पूछा जा सकता है केदार कश्यप, ठीक है। जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता। फिर लखनलाल देवांगन वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री, तो उद्योग मंत्री कौन है पूछा जाए तो लखनलाल देवांगन जी। अगला है फिर श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्री कार्यान्वयन, ये सब इनको श्याम बिहारी जायसवाल को दिया गया। ओपी चौधरी जी हाईलाइटेड मंत्री हैं, इनके बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री, ठीक है। जनरली ऐसा देखने को ही मिलता है कि ज़्यादातर वित्त जो विभाग है वो मुख्यमंत्री को ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रमुख विभाग है वित्त विभाग वो ओपी चौधरी जी को दिया गया है। वाणिज्य, कर, ऐसे अच्छे जो विभाग है इनको मिला है, अच्छी बात है। और यहाँ पर आवास और पर्यावरण, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जैसे विभाग ओपी चौधरी जी को दिया गया है, तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर महिला एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण, इसके बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? लक्ष्मी राजवाड़े, इनके बारे में याद रखिएगा। इस तरीके के विभाग के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। फिर टंकराम वर्मा खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन, इनको मिला। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम मंत्रियों की संख्या मैंने आपको बताया था कितना है, याद रख लेंगे 13। अब हम बात करेंगे नवगठित सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री जैसे हम एग्जाम में लेते हैं ना, पेपर खत्म हो जाता है फिर सप्लीमेंट्री लेते हैं, उसी तरीके से अगर किसी विभाग का बजट खत्म हो गया तो और पैसा देने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। तो शायद सरकार ने अनुपूरक बजट में कितना 12,992 करोड़ का प्रावधान किया है। कितना? 12,992, याद रख लेंगे, है ना। 12,992 अनुपूरक बजट का ये टोटल अमाउंट 12,992 करोड़। मुख्य रूप से अनुपूरक बजट राज्य सरकार जब विपरीत परिस्थितियों में ही पेश करती है, यानी जब किसी विभाग को बजट सत्र में आवंटित की गई धनराशि कम पड़ जाती है, तो ऐसे में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही अनुपूरक बजट ले आती है, ठीक है। तो किसी भी विभाग को अगर पैसा बजट सत्र में दिया गया, धनराशि कम पड़ जाती है, तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में ही लाया जाता है अनुपूरक बजट, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट का जो कुल यहाँ पर प्रावधान किया गया राशि वो 12,992 करोड़, सबसे इंपॉर्टेंट इसको याद रख लीजिए। अब इसके जो मुख्य बिंदु है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग योजना के लिए कितनी कितनी राशि पास हुए हैं वो सब बताया गया, लेकिन जो प्रमुख है उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के लिए अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि अनुपूरक बजट में धान बोनस देने के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया, महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया, ऐसा पूछा जाता है। इसलिए जो हाईलाइटेड मैंने किया एटलीस्ट आपको वो चीज़ याद रखना है। तो 2 साल जो बकाया धान बोनस है उसके लिए 3,800 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया, महतारी वंदन योजना के लिए 1,200 करोड़ का, और कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 1,123 करोड़ का। और इसके अलावा बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, कम से कम ये 3-4 आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला, राज्य अलंकरण पुरस्कार। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि एक न एक तो आएगा ही आएगा। अब ये जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है वो राज्योत्सव के दौरान ये दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है विधानसभा चुनाव के कारण वर्ष 2023 का राज्य अलंकरण पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए हम 2022 का पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये 2022 का एक बार और मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 2022 को दिया गया, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित। कहाँ पर? रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर ये दिया गया। तो यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, जिसे श्री नारायण मरकाम को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया गया, अमितेश मिश्रा को गुंडाधुर सम्मान दिया गया। तो कुछ ही इमेजेस मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको पुरस्कार का क्षेत्र भी याद रखना है। कई बार पुरस्कार के क्षेत्र पूछे जाते हैं, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार कौन से क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? आप क्या याद रखेंगे कि आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरा क्षेत्र के अलावा आपको कैसे पूछा जा सकता है कि ये जो पुरस्कार है 2022 के लिए किसको मिला? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब चीज़ ध्यान में रखना है। जो जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करूँगा, जैसे कि शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, प्राप्तकर्ता कौन है 2022 के लिए? नारायण मरकाम। ठीक। उसके बाद पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान क्षेत्र के लिए इसको दिया जाता है, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को ये दिया गया। फिर अगला है आपका यति यतनलाल सम्मान, इम्पॉर्टेंट है। अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं उनको मिलता है यदि यतनलाल सम्मान। किनको दिया गया? मदन मोहन गौशाला, जो कि खरसिया रायगढ़ से संबंधित है। फिर गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उनको गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो किनको दिया गया? अमितेश मिश्रा को। कौन से खेल के लिए? स्केटिंग के लिए। फिर आपका मिनी माता सम्मान इंपॉर्टेंट है, महिला उत्थान के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको मिनी माता सम्मान राज्य में दिया जाता है। डॉक्टर मीरा शुक्ला को मिला है मिनी माता पुरस्कार। फिर अगला आपका गुरु घासीदास सम्मान, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान से संबंधित जो अच्छे कार्य करते हैं तो सामाजिक चेतना दलित उत्थान क्षेत्र के लिए दिया जाता है गुरु घासीदास सम्मान, इसको भी ध्यान में रखेंगे। खेमचंद भारती जी को दिया गया। फिर अगला आपका ठाकुर प्यारेलाल सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो ठाकुर प्यारेलाल सम्मान किनको दिया गया? अशोक अग्रवाल को दिया गया। फिर है आपका अगला हाजी हसन अली सम्मान, उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, जनाब यूसुफ खान को ये सम्मान मिला। फिर अगला आपका पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किनको दिया गया? सीताराम अग्रवाल को। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान साहित्य, इसके साथ साथ आंचलिक साहित्य क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और किनको मिला? रामेश्वर वैष्णव को ये पुरस्कार दिया गया। अगला है आपका चक्रधर सम्मान, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो रायगढ़ के राजा थे चक्रधर, उनके नाम पे ये सम्मान दिया जाता है। चक्रधर सम्मान जो है संगीत और कला क्षेत्र, तो संगीत कला क्षेत्र में ये दिया जाता है। किनको दिया गया? वेदमणि सिंह ठाकुर को दिया गया। फिर अगला आपका दाऊ मंदराजी सम्मान लोक कला एवं शिल्प क्षेत्र में दिया जाता है, जयंती यादव और पंडित राम, इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। फिर आपका खूबचंद बघेल सम्मान, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खूबचंद बघेल सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा भी कई बार पूछा गया, तो कृषि क्षेत्र में मिलता है खूबचंद बघेल सम्मान, जो कि खेदूराम बंजारे को दिया गया इस बार। फिर आपका महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक
समरसता के लिए दिया जाता है। ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को मिला। दानी भामाशाह सम्मान दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए। तो इसमें दानवीर लिखा है, तो यहाँ पर दानशीलता याद रख लेना, गंगोत्री वर्मा को दिया गया। बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, मछली पालन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पूछा जाए कि बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, नाम में ही मत्स्य से आप गेस कर लेंगे। इसके बारे में पूछा जाता है जनरली कि किनको दिया गया। ठीक है, तो रूपचंद रिवर जी को दिया गया। संस्कृत भाषा सम्मान, तो जो क्षेत्र और नाम सेम जैसा रहता है उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाएगा किनको दिया है। तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जिनको मैंने बताया एटलीस्ट उसको आपको याद रखना है, ये सब एक बार आप देख लीजिएगा। संस्कृत भाषा सम्मान दिएगा डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को। भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासी सेवा एवं उत्थान, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, टुकेश्वर कंवर को दिया गया। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। एनटीपीसी सीपत और पालूराम साहू, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। बिसाहू दास महंत पुरस्कार 2021 के लिए बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2021 के लिए आनंद देवांगर और पंचरण देवांगन, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। और 2022 के लिए सेम पुरस्कार राजन देवांगन और कृष्णा कुमार देवांगन को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला है आपका राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन, ये भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नरसिंह देवांगन एवं श्रीपति मेहर देवांगन को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, प्रदर्शनकारी लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है, द्वारिका बर्मन को दिया गया। देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, तो पंथी नृत्य ये जो है, पंथी नृत्य लोक शैली जो पंथी नृत्य है उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, मिलाप दास बंजारे को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका किशोर साहू सम्मान हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, मनु नायक को सम्मान दिया गया। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए दिया जाता है, पलाश वासवानी। और है अगला आपका धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के लिए डॉक्टर मनोज चौक से। फिर है आपका बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान विधि कानून के क्षेत्र में प्रयास के लिए, तो ये उत्कृष्ट कार्य के लिए है ना। तो ये जो है ये भी आप याद रखेंगे, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, विधि के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको दिया गया, डॉक्टर प्रिया राव और विवेक सारस्वत को संयुक्त रूप से। फिर है आपका छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर सामाजिक कल्याण मानव संसाधन विकास कला साहित्य अथवा आर्थिक सहयोग, मतलब देश के बाहर जो सहयोग करता है उनको, तो इसको किसको दिया गया, गणेश कर को ये पुरस्कार दिया गया। फिर आपका लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार साहित्य और आंचलिक साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मिलता है, जीवन यदु को दिया गया। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारिता प्रिंट मीडिया जो कि हिंदी क्षेत्र हिंदी भाषी के लिए अगर हम देखें तो दिया जाता है, प्रिंट मीडिया हिंदी धनंजय वर्मा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी अमितेश पांडे और वैभव शिव पांडे, इनको दिया गया। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए, ये जो दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया ऑलरेडी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। अब यहाँ पर है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान रचनात्मक लेखन व हिंदी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सुदीप ठाकुर को ये पुरस्कार मिला। ठीक, अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख सम्मेलन समारोह या फिर महोत्सव वगैरह होता है और उससे संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चक्रधर समारोह 2023। चक्रधर समारोह की शुरुआत वैसे कब हुई से पूछा जाए तो 1985 को चक्रधर समारोह की शुरुआत हुई, 1985 को, है ना। क्रम अभी का जो 2023 का क्रम था चक्रधर समारोह का कितना था, 38 38वां क्रम। अब इस बार का जो शुरुआत कब हुआ, आयोजन कब हुआ, 19 से लेकर 21 सितंबर को ये हुआ। साधारणतः ये 10 दिन का होता है लेकिन इस बार 3 दिवसीय हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो रायगढ़ में होता है हमेशा, चक्रधर जो समारोह हमेशा रायगढ़ में होता है। तो रायगढ़ के नगर निगम ऑडिटोरियम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रधर समारोह 19 से 21 सितंबर, और यहाँ पर लिखा हुआ है पंजरी प्लॉट ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। आज़ादी से पहले रायगढ़ एक स्वतंत्र रियासत थी जो कि सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के लिए बहुत फेमस था।
यहाँ के जो राजा थे इनका नाम था चक्रधर। अब जो चक्रधर राजा थे यहाँ के, वो कुशल तबला वादक थे, संगीत प्रेमी थे, नृत्य करने में भी निपुण थे। उनके प्रयासों से ही ये जो रायगढ़ क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप किया, मतलब जो संगीत कला है, साहित्य क्षेत्र में काफ़ी जो है डेवलप हुआ रायगढ़, किसके प्रयास से? जो कि आपका चक्रधर जी थे, उनके प्रयासों से। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले क्या था, रायगढ़ रियासत था, और जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो देसी रियासत का विलय जब होने लगा, तो यहाँ के जो राजा चक्रधर थे, इन्होंने ही सबसे पहले विलय पत्र में साइन किया था छत्तीसगढ़ में, अगर हम बात करें तो। और स्वतंत्रता से पूर्व ही गणेश उत्सव में, जब गणेश रखा जाता है तो गणेश उत्सव के समय से यहाँ सांस्कृतिक आयोजन के रूप में आयोजन किया जाता था चक्रधर समारोह, इन्हीं राजा चक्रधर के याद के स्वरूप में। तो एक परंपरा बन गई, राजा चक्रधर के देहावसान के बाद उनकी याद में चक्रधर समारोह यहाँ मनाने का एक परंपरा बन गया, और 1985 से ऐसा होता है। तो शुरुआत 1985 से, याद रखेंगे क्रम 38वां याद रखेंगे, और स्थान कहाँ पर हुआ ये याद रख लेंगे। तिथि ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ठीक है, ज़्यादा पूछा जाता है क्रम और कहाँ पर हुआ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर कुछ थीम रहा होगा, कुछ विशेष रहा होगा, तो वो पूछा जाता है। अगला है आपका राउत नाचा महोत्सव। तो राउत महोत्सव नाचा महोत्सव का जो आयोजन हुआ था 1 से 2 दिसंबर, 2 दिवसीय था ये, और हमेशा ये बिलासपुर में ही होता है। तो बिलासपुर राउत नाचा से संबंधित है, याद रखेंगे। और लाल बहादुर शास्त्री मैदान में राउत नाचा महोत्सव मनाया गया। इसकी जो शुरुआत हुई 1978 से हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रम, तो ये भी याद रखेंगे, जैसे चक्रधर का याद रखा आपने क्रम, उसी तरीके से इसका क्रम है आपका 46वां। तो यही पूछा जाता है, क्रम, कौन सा स्थान, ठीक है, कब से ये चालू हुआ, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर विशेष में क्या याद रखेंगे कि ये जो कार्यक्रम हुआ राउत नाचा महोत्सव 2023 इस बार का, वहाँ पर एक अच्छा संदेश दिया गया, और संदेश क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी पर आधारित संदेश दिया गया। तो ये संदेश भी आप ध्यान में रख सकते हैं। राउत नाचा का आयोजन दीपावली में देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होता है, जो कि बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो हर साल फिक्स है, बिलासपुर में ही होगा, और लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होता है। शुरुआत 1978 से कर दिया गया था। अगला है आपका राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1 जून से 3 जून तक ये चला। कहाँ पर? रायगढ़ रामलीला मैदान। स्थान इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। विषय वस्तु, तो विषय वस्तु था रामायण के अरण्य कांड पर आधारित। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे हम ये मानते कि रामायण काल में जब भगवान राम वनवास के लिए गए थे, तो ज़्यादातर वो छत्तीसगढ़ में ही अपना जो दिन है वो गुजारे, इसलिए अरण्य कांड का मतलब जो जंगल से संबंधित है ना, छत्तीसगढ़ जो ये हम दंडकारण्य कहते थे, तो अरण्य कांड पर इसलिए विषय वस्तु दिया गया। तो विषय वस्तु अरण्य कांड पर आधारित। इस महोत्सव में शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कार भी किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार की जो राशि थी वो 5 लाख रखा गया था। कितना? 5 लाख रुपए। और पहला जो पुरस्कार किसको मिला? कर्नाटक को मिला, याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम पुरस्कार की राशि 5 लाख कर्नाटक को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार असम को मिला, द्वितीय पुरस्कार में 3 लाख। और तृतीय पुरस्कार झारखंड को मिला। तृतीय पुरस्कार के लिए जो अमाउंट रखा गया था वो 2 लाख रुपए रखा गया था। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विदेशों की टीमों ने, जैसे कि इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देशों की टीम ने भी हिस्सा लिया था। तो कौन से ऐसे कंट्री है जिनके टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी आप ध्यान में रखना, कौन कौन से? इंडोनेशिया और कंबोडिया। इस प्रकार 13 राज्यों के कुल 17 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया, और ऐसे करके कुल 375 कलाकार इसमें शामिल हुए थे। फिर अगला आपका G20 समूह की बैठक, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ। जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ये जो G20 है वो 1997-98 के बीच, जब वैश्विक मंदी का दौर था, उस समय बनाया गया था। और लगभग यहाँ पर 19 कंट्री, यूरोपीय संघ वगैरह है। अभी हाल ही में अफ्रीका जो महाद्वीप, क्या
अफ्रीकी संघ, है ना, हाल ही में अफ्रीकी संघ जो है इसको भी शामिल किया गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, देखिए इसका जो G20 का यहाँ पर आप देखेंगे सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में, लेकिन अलग अलग बातों के लिए, चर्चाओं के लिए अलग अलग जगह में बैठकें भी हुई उसको, जैसे कि पहला बैठक, दूसरा बैठक, इस तरीके से गिना जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चौथी बैठक था, फोर्थ मीटिंग, G20 का फोर्थ मीटिंग ये रायपुर में हुआ। तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे कि G20 का कौन सा जो बैठक है रायपुर में किया गया, तो फोर्थ मीटिंग G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप इन रायपुर, यहाँ पे लिखा है तो चौथा, है ना। अब G20 के हम इससे पहले कहाँ पर हुआ तो बात करें तो G20 का जो इससे पहले 2022 में मीटिंग हुआ था वो इंडोनेशिया, अभी 2023 में इंडिया में हुआ, फिर अगले साल होगा आपका ब्राज़ील में। जो कुल जितने भी यहाँ पे देश है G20 के 19 देश, तो ऐसे हर साल अलग अलग देशों में होता है। इस बार पहली बार इंडिया का नंबर आया हुआ था। तो रायपुर में 2 दिवसीय 18 से 19 सितंबर G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक, याद रखेंगे, है ना, कौन सा, चौथी बैठक 18 सितंबर 2023 को आरंभ हुई। कहाँ पर, होटल मे फेयर रिसोर्ट नवा रायपुर में। अध्यक्षता किन्होंने किया इसकी बैठक का, तो इस बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना, केंद्रीय वित्त विभाग के जो पदस्थ मंत्री पदस्थ सैम बेडेक और यूके के मुख्य आर्थिक सलाहकार HM ट्रेजरी। रायपुर G20 समिट के दौरान प्रतिनिधियों को नंदनवन जूलॉजिकल गार्डन का भी दौरा कराया गया। इसके साथ साथ जितने भी मेहमान थे उनका स्वागत किस तरीके से किया गया ये याद रख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ी लुगरा पहनी युवतियों ने सभी को तिलक लगाया, छत्तीसगढ़ी गमछा पहनाया। इसके साथ साथ उपहार स्वरूप बस्तर आर्ट का उपहार दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, बस्तर आर्ट का उपहार दिया गया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट में जब ये थे तो एयरपोर्ट के बाहर कर्मा ददरिया नृत्य करते गाते गीत कलाकार यहाँ पर नजर आए। इस G20 का जो थीम था वो था आपका वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर ये G20 समिट आयोजित किया गया है। G20 समूह क्या है, G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 देश के साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ जो अभी हाल ही में 2023 में शामिल किया गया। तो आपको एक फैक्ट यहाँ भी मिल सकता है कि हाल ही में किसको शामिल किया गया, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया। G20 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता हो गया, सतत आर्थिक विकास हो गया, और ऐसे बहुत सारे वैश्विक मुद्दों हैं जिस पर चर्चा किया जाता है। ये जो ग्रुप 20 है इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1998 में किया गया जब एशियाई वित्तीय संकट सामने आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, तो वसुधैव कुटुंबकम ये थीम पर हुआ। तो यहाँ पर देखिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ विश्व एक परिवार, इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो भारत ने पहली बार किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका बस्तर गोंचा पर्व। बस्तर गोंचा पर्व कौन सी जगह मनाया जाता है, जगदलपुर में हर साल। इसका आयोजन 4 जून से 28 जून 2023 तक चला। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर्व का जो आयोजन है कौन से समाज के लोग करते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए तो इस महापर्व का आयोजन हर बार आरण्यक ब्राह्मण समाज जो हैं इनके द्वारा लगभग 600 साल से कर रहे हैं इन लोग, है ना। अनवरत 616 वर्षों से जगदलपुर में गोंचा पर्व मनाया जाता है। तो इसका भी एक इतिहास है। जगदलपुर के जो उस समय राजा थे, राजा का नाम था पुरुषोत्तम देव। करीब 615 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। बस्तर के जो महाराजा थे पुरुषोत्तम देव, ये बस्तर से पैदल गए थे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की उन्होंने पैदल यात्रा की थी। तो उस समय जो जगन्नाथ के जो उस जगह के राजा थे महाराजा गजपति, इनके द्वारा बस्तर के राजा जो कि पैदल आए थे, तो इनके सेवा, इनके भक्ति को देखकर इन्होंने रथपति की उपाधि दी थी और महाराजा पुरुषोत्तम देव को उनकी भक्ति के फलस्वरूप देवी सुभद्रा का रथ दिया था। और प्राचीन समय में बस्तर के महाराजा रथ यात्रा के दौरान ही जो रथ इनके द्वारा प्रदान किया गया था उसी पर सवार होते थे।
तब से ही इस प्रकार का पर्व गोंचा पर्व जिसको कहा जाता है बस्तर के जगदलपुर में मनाया जाता आ रहा है। किनके द्वारा? आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा। और ये जो गोंचा पर्व है उसमें तुपकी, ऐसे देखेंगे तो ये है तुपकी, तो तुपकी एक तरीके का तोप समझ लीजिए। गोंचा पर्व में तुपकी चलाने की एक परंपरा है। इसके साथ साथ पेंग फल, इसका विशेष महत्व है। तो अगर आपको पूछेगा तो यही सब पूछा जा सकता है, तुपकी क्या है, तोप है, पेंग क्या है, प्रकार का फल है जिसका महत्व बस्तर गोंचा पर्व में होता है। बस्तर गोंचा पर्व के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जगदलपुर आर्यनक ब्राह्मण समाज द्वारा, ठीक है, जो राजा थे वो महाराजा पुरुषोत्तम देव थे। तो ये सब याद रख लेना। बस्तर में गोंचा पर्व भगवान श्री जगन्नाथ व देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम के रथ यात्रा का पर्व है। क्या है? रथ यात्रा के पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम जी की मूर्ति होती हैं। तो एक रथ यात्रा का पर्व है। इस पर्व को प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल तृतीया से लेकर एकादशी तक लगभग 27 दिनों तक बस्तर वासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला आपका छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग सम्मेलन 2023, इसका क्रम 7वां याद रखेंगे। ठीक, ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये अभी मनाया गया बेबीलोन इंटरनेशनल होटल रायपुर में। तो बैठक कहाँ पर हुआ? रायपुर में हुआ। दिनांक 23 और 24 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। दिनांक जनरली नहीं पूछा जाता। इस मौके पर क्या क्या बात हुई? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो सचिव थे, तो सचिव का नाम याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव कौन है? अनिल भतपहरी। तो इन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास चल रहा है। अगर 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल हो गया तो फ़ायदे क्या हो जाते हैं कि यहाँ के जितने भी साहित्यकार हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान मिलेगा, जैसे यूपीएससी वगैरह हो गया। तो ये सब का प्रयास किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 1ली से 5वीं तक के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ बस्तर और सुरगुजा संभाग में भी स्थानीय बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्यक्रम, ये सब यहाँ पर जो मीटिंग हुआ वहाँ पे चला। लेकिन हमको क्या क्या याद रख लेना है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का सम्मेलन का ये जो क्रम था वो कौन सा था, कहाँ पर किया गया और राजभाषा आयोग के सचिव अभी कौन है। बस 1-2-3 चीज़ याद रखना है यहाँ पे। फिर अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुआ कृषि मड़ई, ये 2022 में होता है। इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी आपको याद रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके परिसर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है एग्री कार्निवल 2022 का जो फेस्टिवल है वो आयोजन किया गया। आपका 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक चला। तो यहाँ पर स्थान इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अब ये क्यों किया गया है? इस दौरान कृषि आधारित जो स्टार्टअप है, जो भी उद्योग हैं, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड जो इच्छुक युवा हैं उनको मार्गदर्शन प्रयास करना, कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन सब पर चर्चा करना इसका मेन विषय था। इसके साथ साथ मड़ई 2023 देख लीजिए जो इस साल हुआ, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में ही ये हुआ दिनांक 6 से 9 दिसंबर तक। और ये 29वें अंतर महाविद्यालयीन युवा महोत्सव मड़ई 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया। अगला है कर्मा महोत्सव। कर्मा महोत्सव का आयोजन सीतापुर स्टेडियम ग्राउंड अंबिकापुर, जो कि आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हुआ। कब? 2 से 6 अक्टूबर के मध्य जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव में आपका कर्मा, सुआ, सैला नृत्य इत्यादि की जो है यहाँ पर देखिए प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो कर्मा, शुआ, सैला नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कर्मा महोत्सव कहाँ पर हुआ? सीतापुर स्टेडियम ग्राउंड अंबिकापुर सरगुजा में। कर्मा नृत्य विधा में मैन पार्ट का जो दल है वो प्रथम रहा। बस ये 1-2 चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, अगला है आपका अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन, जो कि सीधे ये पूछा जाता है कि ये सम्मेलन कहाँ पे होता है। तो इसको एक वन लाइनर की तरह पढ़ लेते हैं। जैसे भोरमदेव सम्मेलन भोरमदेव मंदिर परिसर में होता है। अब भोरमदेव कहाँ पर है? भोरमदेव कवर्धा में है। कौन से गांव में है अगर पूछा जाए तो ग्राम चौरा। तो ग्राम चौरा कबीरधाम, जिसको हम कवर्धा को कबीरधाम भी कहते हैं,
भोरम देव महोत्सव का आयोजन यहीं पे होता है हर साल। इस बार का क्रम आपका कितना रहा? 27वां। तो अन्य सम्मेलन हम देख रहे हैं, ठीक है, 2023 के अन्य सम्मेलन, तो 27वां क्रम ये रहा। राज्य युवा मितान सम्मेलन नवा रायपुर में ये हुआ, और इस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे राहुल गांधी। इसी प्रकार एक महिला समृद्धि सम्मेलन भी हुआ जयंती स्टेडियम में, जिसके मुख्य अतिथि थे आपका प्रियंका गांधी। जयंती स्टेडियम कहाँ पर है? भिलाई, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। फिर है आपका विश्व संगीति कार्यक्रम सिरपुर महासमुंद में हुआ। नगरीय निकाय पंचायत राज सम्मेलन ये आपका कांकेर में हुआ। आवासीय न्याय सम्मेलन परसदा बिलासपुर में हुआ। माता कौशल्या महोत्सव, माता कौशल्या का मंदिर कहाँ पर है? चंदखुरी। चंदखुरी कौन से जिला में आता है? रायपुर आरंग के पास है ना। तो ये आप याद रख लेना। कौन से दिन अगर आप देखना चाहो तो 22 से 24 के अप्रैल। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि तिथि कितना याद रखोगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको एटलीस्ट याद रखना है जगह। कुदरगढ़ महोत्सव, कुदरगढ़ से याद रखना, कुदरगढ़ सूरजपुर में है। पाली महोत्सव, पाली से याद रखना, कोरबा। अमृतधारा महोत्सव, अब पहले कोरिया जिला याद रखते थे, अब हम याद रख लेंगे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। प्रथम मिलेट्स कार्निवाल सुभाष स्टेडियम रायपुर। मैनपाट महोत्सव मैनपाट में होता है, जो कि सरगुजा में है। तातापानी महोत्सव भी तातापानी में होता है, जो कि बलरामपुर में है। युवा महोत्सव रायपुर के साइंस मैदान में। तो ये ऐसे अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसको आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे खेल, ठीक। खेल में हम सबसे पहले राष्ट्रीय खेल की चर्चा करते हैं, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2023। तो ये जो नेशनल गेम्स है वो ओलंपिक से प्रेरित होकर ही इसको चालू किया गया। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा के करीब 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया। कौन कौन से 5 शहर? मापुसा, मडगांव, पंडिम, पोंगा और वास्को में इसका आयोजन किया गया। हालांकि 5 शहर उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो गोवा में। आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये चला। इस खेल में जो शुभंकर कौन था ऐसा पूछा जा सकता है। शुभंकर इंपॉर्टेंट होता है, शुभंकर के बारे में पूछा जाता है। तो शुभंकर मोगा, और मोगा यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये है मोगा। ये क्या है? एक प्रकार का बाइसन है, ठीक। क्रम राष्ट्रीय खेल 2023 ये इस बार हुआ, इसका क्रम रहा 37। कितना? 37। यहाँ पर विजेता देख लीजिए, तो प्रथम जो थे विजेता महाराष्ट्र, कुल 228 पदक महाराष्ट्र ने जीता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रथम याद रख लेना। और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर के तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन प्रथम भी आप याद रख लेना। यही सेम चीज़ आपका इंडिया के करंट अफेयर में भी यूज़ हो जाएगा, है ना। तो महाराष्ट्र ने अगर आप स्वर्ण की बात करें तो 80 स्वर्ण पदक, रजत 69, कांस्य 79, इस तरीके से 228 पदक जीते। और महाराष्ट्र राष्ट्रीय खेल 2023 में पहला रहा। और इसी तरीके से दूसरा सर्विसेज, तीसरा हरियाणा, ऐसे करते करते 28वां क्रम हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 16 कांस्य। तो 16, 2, 18, 2, 20, इस तरीके से टोटल 20 पदक जीते। तो छत्तीसगढ़ का क्रम 28वां, कुल 20 पदक ही छत्तीसगढ़ ने जीता। छत्तीसगढ़ को इस खेल में पहला पदक किसके द्वारा मिला? आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप को कांस्य पदक मिला था। तो ये जब खेल चल रहा था तो सबसे पहले राष्ट्रीय खेल से कांस्य छत्तीसगढ़ को ही मिला था, आकर्षी कश्यप ने दिलाया। और आकर्षी कश्यप कौन से खेल खेलते हैं? ये आकर्षी कश्यप बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया राष्ट्रीय खेल में? ज्ञानेश्वरी यादव ने। ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर हैं, और ये 49 kg वर्ग, तो 49 किलोग्राम कैटेगरी के वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक जिताया। तो छत्तीसगढ़ के कुल 174 खिलाड़ी ने 25 खेलों में भाग लिया था राष्ट्रीय खेल में। फिर है एक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2023। ये इसका जो आयोजन हुआ था, इसका अगर हम क्रम देखें तो दूसरा, इससे पहले पहली बार हुआ था, तो ये क्रम दूसरा हो गया। आयोजन आपका 17 जुलाई से 27 सितंबर, ठीक। तो 17 जुलाई से 27 सितंबर के मध्य ये हुआ, दूसरा क्रम था। इसमें कुल 16
खेल शामिल किया गया। इस बार 2 नए खेलों को भी शामिल किया गया था, और ये जो 2 नए खेल थे वो थे आपका रस्सी कूद और कुश्ती। पहले जो हुआ था उसमें 14 था, ठीक है। अब इसके लिए भी शुभंकर बनाया गया था। शुभंकर यहाँ पर आप देखेंगे तो शुभंकर बछरू, इमेज में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभंकर। शुभंकर है बछरू, जो गाय के बछड़ा होता है उसको छत्तीसगढ़ में बछरू बोलते हैं, ठीक। शुभंकर का नाम याद रखेंगे बछरू। तो ये जो कुल 16 खेल है, इसमें से जो 8 खेल हैं वो आपका किस तरीके से खेल है जिसको एक खिलाड़ी खेलेगा एकल, और ये जो 8 बाकी का है वो दली श्रेणी के हैं। तो टोटल जो 16 खेल है उसको भी एक नज़र ध्यान दे लेते हैं। तो 8 दली श्रेणी में जो खेल हैं वो आपका गिल्ली डंडा, जिसको दल के साथ खेला जाता है ना, एक से ज़्यादा लोग खेलते हैं। पिट्ठुल, शंखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बांटी, जिसको कंचा भी हम बोलते हैं, वो आपका दली खेल हो गया। एकल श्रेणी के जो 8 खेल हुए हैं बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भांवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती। अब ये जो रस्सी कूद और कुश्ती है, ये 2 जो नया खेल इसको इस बार शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को भी 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला कैटेगरी था 18 साल की आयु तक, दूसरा कैटेगरी था 18 साल का आयु तक, तो पहला कैटेगरी होगा, दूसरा 18 से 40 वर्ष, और तीसरा जो 40 वर्ष से अधिक। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया था, और महिला एवं पुरुष दोनों ही खेल में भाग ले सकते थे। फिर अगला आपका प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता। पहली बार ये हुआ, कहाँ पर हुआ? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। तो यह उड़ीसा और केंद्र सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों का संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप पहली बार खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुआ। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इसके जो शुभांकर थे वो कौन थे? शुभांकर भीमा। ये देखिए, ये है आपका भीमा, शेरी जैसे दिख रहा है, शेरी हैं जो कि धनुष बाण पकड़कर यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और झारखंड के विमेंस फुटबॉल टीम के बीच खेले गए फाइनल में छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को 2-0 से हराकर गोल्ड जीता। तो छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की टीम ने किसको हराया था? झारखंड को 2-0 से हराकर गोल्ड जीता था। किसमें? विमेंस फुटबॉल टीम, ठीक। छत्तीसगढ़ को कुल प्राप्त पदक इसमें 15, याद रख लेना। अगला है आपका द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप। ये मल्लखंब क्या होता है? ऐसे लकड़ी का जैसा होता है ना, जिसमें कूद फांद करते हैं, यहाँ पे देखेंगे इमेज में, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय विश्व मल्लखंब चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन 9 से 12 मई के बीच हुआ। लेकिन कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट, तो भूटान में हुआ। अब छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ पर पदक जिताकर इतिहास भी रचा। तो इस जो संदर्भ में भी आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ के 3 मलखंब खिलाड़ी, ये 3 खिलाड़ी कौन कौन हैं? संतोष शोरी, संताय पोटाई और जयंती कलचाम ने आयोजित द्वितीय विश्व मलखंब चैंपियनशिप में भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हुए स्वर्ण पदक भी जीते। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों ने बालक एवं बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है? द्वितीय विश्व मलखंब चैंपियनशिप या फिर मलखंब चैंपियनशिप का ये जो क्रम था कौन सा था? तो दूसरा था। स्थान भूटान। और कौन से एरिया के 3 लोगों ने यहाँ पर जीता? नारायणपुर के। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 3 खिलाड़ी के नाम क्या क्या थे? 3 खिलाड़ी के नाम भी आप देख सकते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का ये जो संस्करण था 5वां, क्रम कौन सा? 5वां। आयोजन 30 जनवरी से 21 फरवरी तक हुआ। स्थान कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर आयोजन किया गया था। भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित सबको मिलाकर 36 प्रदेशों ने यहाँ पे भाग लिया, और 5,000 से अधिक एथलीटों ने यहाँ पर भाग लिया। इसमें छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ें तो प्रथम तो महाराष्ट्र आया, और छत्तीसगढ़ 22वें नंबर पर आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कुल मात्र 12 पदक हैं यहाँ पर जीता। 22वां क्रम, 12 पदक जीते। इसमें भी देखेंगे तो पहला आया महाराष्ट्र, 56 स्वर्ण, रजत 55 और कांस्य 50, ऐसे करके कुल 161 पदक जीते। जबकि छत्तीसगढ़ ने 2-2 और 8, 2-2
स्वर्ण और रजत और 8 कांस्य, ऐसे करके 12 कुल पदक जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो छत्तीसगढ़ का स्थान यहाँ पर हो जाता है 22वां। फिर अगला आपका छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी कहाँ पर खोला गया? लाभंडी, रायपुर में। 17.15 करोड़ की लागत से, कहीं कहीं पर 18 करोड़ भी लिख दिया गया है, राउंड फिगर करके 18 करोड़ भी आप याद रख सकते हैं। तो 18 करोड़ की लागत से रायपुर के लाभंडी में छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा टेनिस अकादमी बनाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस अकादमी। कितने एरिया में बनाया गया? 4 एकड़ के क्षेत्रफल में इसको बनाया गया। इसकी जो दर्शक क्षमता है वह आपका 2000 और इसके अंतर्गत वीआईपी दर्शक जो क्षमता है वो है आपका 500। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी जो कि लाभांडी रायपुर में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो टॉपिक्स है उसको हम अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसी के साथ साथ आप अगर YouTube में तो खैर सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक में है तो यहाँ पे हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे फ्री PDF भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ टेलीग्राम में भी फ्री PDF अवेलेबल है। और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में भी हमारा पेज है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, सब जगह सर्च कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।